हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्य साइको ब्रेन। आज हम करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन के लिए एक्ट से रिलेटेड पोर्शन, जो कि 10 नंबर की वेटेज रखता है। उसमें हम करेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन। इसको रिवाइज करेंगे, जो की पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। साथ में एक्सपेक्टेड MCQ करेंगे। उसके साथ ही इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको सारी क्लासेस की PDF मिलेंगी। इवन जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है अब तक, वो सारी PDF आपको कहाँ पे मिलेंगी? टेलीग्राम पर मिलेंगी। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट बिना देरी किए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। 9 फरवरी 2004 को, 9 फरवरी 2005, 15 अगस्त 2005 और 26 जनवरी 2004। कब किया गया था? तो बिल्कुल ए जो है यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है, 9 फरवरी 2004। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बच्चों के राष्ट्रीय चार्टर का उद्देश्य क्या है? बच्चों के अधिकार के लिए रक्षा करना, बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है, या फिर स्वस्थ विकास के लिए प्रावधान करता है, या फिर सारे के सारे ही सही हैं? तो कौन सा करेक्ट रहेगा आपके अकॉर्डिंग? तो बिल्कुल अपना उपरोक्त सभी करेक्ट रहेगा, सारे के सारे ही ठीक हैं। बच्चों के अधिकार की रक्षा करने के लिए आया था, बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, स्वस्थ विकास के लिए प्रावधान करता है, तो सब कुछ इसका बच्चों से रिलेटेड ही है। उसके बाद है आपका सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये आपका जनरल अवेयरनेस में भी कवर हो सकता है क्वेश्चन, यहाँ पे भी आ सकता है। तो बताओ सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन तो रटा होना चाहिए आपको। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में स्टार्ट किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसकी सारी हिस्ट्री, बायोग्राफी, ज्योग्राफी सब देखेंगे। जो सर्व शिक्षा अभियान है वो बात करता है प्राइमरी एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन की, कि प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको हमने यूनिवर्सलाइज करना है। तो बेसिकली सर्व शिक्षा अभियान सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की बात करेगा। 2001 में आया था, और टारगेट कब का रखा था कि कब तक अचीव करना है? इन्होंने टारगेट रखा था 2010 कि 2010 तक तो हमने अचीव कर लेना है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रेशो कितना रहेगा किसका? फंडिंग का। तो फंडिंग का अगर मैं बात करूँ रेशो की, तो केंद्र सरकार जो है इसके लिए फंडिंग करेगी, और राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50-50 रेशो में क्या करेंगी? फंडिंग करेंगी 50-50। पहले क्या था? पहले 75-25 था, लेकिन अब क्या हो गया? अब इक्वल हो चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक आता है आपका रमसा। ये किसके लिए है? माध्यमिक शिक्षा के लिए। माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या आया था? रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये कब आया था? ये आपका 2008 में, 2008 में आया था। ठीक है। इन्होंने कब तक का टारगेट रखा था? इन्होंने टारगेट रखा था 2017 और 2020 तक का भी, कि हमने जो GER अचीव करनी है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो जो है वो हमारी 2020 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद आता है आपका रूषा। ये आपका हायर एजुकेशन की बात करता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये कब आया था? ये 2013 में, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है ये। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना स्टार्ट करी गई थी, कब करी गई थी? 2006-7 में, 5-6 में, 3-4 में, या फिर 1-2 में? कब करी गई थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना? तो बिल्कुल सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 2003 से 2004 में स्टार्ट करी गई थी। उसके बाद बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का लक्ष्य क्या था? निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। किस किस को? केवल लड़कियों को, बालिकाओं को, या सभी बच्चों को? केवल विकलांग बालिकाओं को, या फिर सभी को? तो यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा? तो यहाँ पे सभी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। उसके बाद इसी से रिलेटेड आपका कस्तूरबा गांधी वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो मुझे बताओ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या फिर बहुत ही करेक्ट है, या फिर इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है? तो बताओ किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना जो करेक्ट रहने वाला है
केंद्र सरकार, यहाँ पे इसको बी कर लो, इसको सी कर लो, तो यहाँ पे केंद्र सरकार करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो ये योजना है वो अगस्त 2004 में भारत सरकार के द्वारा पेश की गई थी। तब इसे शैक्षणिक रूप से किसके लिए लॉन्च किया गया था? बेसिकली पिछड़े ब्लॉक में जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक समुदाय है, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में इसको इंटीग्रेटेड किया गया था, एकीकृत किया गया था। बेसिकली जो अपना सर्व शिक्षा अभियान प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है, उसी के तहत जो है इसको स्टार्ट किया गया था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। चलिए अब आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है? 23 है, 24 है, 28 है और 29 है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? कारखानों में बच्चों के रोजगार पर 6 से 14। बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा? तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट रहने वाला है बी अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 24। तो इसके साथ ही हमें अपने फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारा बच्चों से रिलेटेड ही है। तो फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं एक बार। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे, तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो कहाँ पर किया गया है, कौन से भाग में किया गया है? तो संविधान के भाग नंबर 3 में बात की गई है किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। और अनुच्छेद आपका 12 से 35 अनुच्छेद कवर करता है, बिल्कुल करता है। इसीलिए हम इस भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं, मौलिक अधिकार कितने हैं अपने, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। अब एक को हटा दिया गया है, किसको? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है। अगर मैं पहले की बात करूं, अगर मैं पहले मौलिक अधिकार की बात करूं तो वो क्या है अपना? वो है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। किसकी बात करता है? इक्वालिटी की बात करता है। तो राइट टू इक्वालिटी अपना अनुच्छेद 14 से 18 में है, राइट टू इक्वालिटी। इसमें अनुच्छेद 14 बात करता है कानून के सामने सब समान है। अनुच्छेद 15 बात करता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 15 बात करता है। अगर मैं अनुच्छेद 16 की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है? कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें अवसर की समानता, सभी को समान मौका दिया जाना चाहिए, किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं होगी। अगर मैं इस 18 की बात करूँ तो 18 में क्या है? जो उपाधियाँ दी जाती थी अंग्रेजों के टाइम पे, उन उपाधियों के अंत की बात की गई। जो टाइटल्स वगैरह दिए जाते थे उनके अंत की यहाँ पे बात की गई। कोई उपाधि, कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा, ये बात करता है। केवल किसको छोड़कर? अपनी जो सेना में तो दी जाती है अब भी, उसको छोड़कर, और सभी जो उपाधियाँ हैं उनको यहाँ पे रद्द करने की बात कही है अपने अनुच्छेद नंबर 18 में। अगर मैं फिर बात करती हूँ राइट टू फ्रीडम, दूसरा जो है अपना राइट टू फ्रीडम, ये अपना कौन कौन से कवर करते हैं? ये 19 से 22 में बात करी जाती है फ्रीडम की, राइट टू फ्रीडम। कहीं भी रहो, कहीं भी खाओ, मस्त मज़े से, आपको पूरी फ्रीडम है, आज़ादी है। तो यहाँ पर आपको बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं पे रहने की स्वतंत्रता है, ग्रुप बना के रहने की आज़ादी है आपको, देश के कहीं भी भाग में आओ जाओ, कोई यहाँ पे बैन नहीं है, कहीं भी रह सकते हो। ये बात करता है आपका संविधान का जो ये फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है जो स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अगर यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है 19 से 22, और 19 से 22 में एक आता है हमारा 21, अनुच्छेद 21 किसकी बात करता है? 21 बात करता है अपने देखो, अपने प्राणों की स्वतंत्रता की बात करता है। अपने जैसे कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, अगर आपके ऊपर किसी ने अटैक किया है तो आप अपनी स्वतंत्रता के लिए उस पर काउंटर अटैक कर सकते हो, ये अनुच्छेद 21 बात करता है। उसके बाद अनुच्छेद 21 का ही ए, अनुच्छेद 21 में 21A जोड़ा गया। कौन सा अमेंडमेंट करके? 86 अमेंडमेंट करके। उसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा हमें देनी है। यही बात है ना, बिल्कुल यही बात है। 21A बात करेगा वो, और 21 अपना बात करता है कि आपको अटैक और काउंटर अटैक वाली बात।
अब अगर यहाँ पे बात करेंगे आपका जो संविधान का तीसरा फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसकी बात करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। और इसमें सिर्फ आपका अनुच्छेद 23 और 24 है। क्या है? सिर्फ अनुच्छेद 23 और 24 है। अगर यहाँ पे बात करें 23 की, 23 में आपका वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर की बात करता है ये अनुच्छेद 23, रटा होगा आपको बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर मैं 24 की बात करती हूँ तो 24 में क्या है? 24 में आप 14 साल से नीचे के बच्चों से किसी कारखाने में, खान में काम कराते हो, जोखिम भरी जगह में काम कराते हो, तो उसके लिए बात करेगा अनुच्छेद 24। ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 से अपना 30 इसमें कवर होता है। ये आपका है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट से रिलेटेड। कौन सा है? अपना कल्चर और एजुकेशन राइट से रिलेटेड है इसमें। उसके बाद अपना जो अगला 6th वाला है वो बात करता है, नहीं, उसके बाद 5th अपना जो है एक बीच में रह गया है, वो है कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस वाला। तो इसमें आपने जो अनुच्छेद है वो 25, 26, 27 और 28 आते हैं, जो कहते हैं कि आप कोई भी धर्म यहाँ पे अपना सकते हो, पूरी पूरी स्वतंत्रता है, कोई दूसरा धर्म अपनाने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये बात करता है अपना अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इवन आपको सिर्फ नाम तो पता होने चाहिए फंडामेंटल राइट्स के अपना। उसके बाद है फिर लास्ट वाला जो है, उसमें बात करते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका है लास्ट वाला, जिसमें आप रिट याचिका का प्रावधान है। तो ये सिर्फ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो का प्रावधान करता है? कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो हमारी मदर टंग में हो। कौन सा अनुच्छेद ऐसी बात करता है? तो 25 बात करेगा, 350 बात करेगा, 51A बात करेगा, या फिर 21A बात करेगा। 21A हम अभी पढ़कर आए हैं। क्या पढ़कर आए हैं इसमें? 6 से 14 साल के बच्चों की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। 51A बात करेगा, इसमें ये अपने मोरल कर्तव्य हैं, अपनी ड्यूटीज़ हैं। और इसमें 51A में पेरेंट्स का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराए। पेरेंट्स का है, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब 25 ये अपना वही है धार्मिक स्वतंत्रता वाला। बचा 350 है, तो 350 से ये बात करेगा किसकी? प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, इसकी बात करता है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सीधे तौर पर भारत में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है? तो लैंगिक हमले से बालकों का संरक्षण पॉक्सो 2012 है, या फिर किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, या फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है। ये हम सब पढ़कर आए हैं, तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। तो बच्चों की सुरक्षा से रिलेटेड ये सारे के सारे हैं, तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे अपने नेशनल चार्टर में कवर होंगे। तो नेशनल चार्टर में आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने सारे एक्ट पढ़ ले, तो उन सबका मिक्सअप, लेखा जोखा किस में है? इनमें ही है, चार्टर में। तो चलिए अब हम देखते हैं नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन, इसको रिवाइज करेंगे एक बार, इसमें है क्या। तो यहाँ पर जो नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन है वो कब पब्लिश हुआ है? तो वो पब्लिश बेसिकली हुआ 9 फरवरी 2004 में। कब हुआ है जी? 9 फरवरी 2004 में हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये फोकस किसके ऊपर करता है? एम क्या है इसका? एम है इसका चाइल्ड राइट। चाइल्ड राइट की ज़रूरत क्यों पड़ी है, उसको रिजर्व करने की बात ये करता है। यहाँ पे ये कहता है कि जो बच्चों के अधिकार हैं, बच्चों के अधिकारों की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, है ना? जब हमारे फंडामेंटल राइट हैं तो हमें बच्चों के अधिकारों की ही क्यों ज़रूरत है? क्योंकि बच्चों के साथ ऐसे क्राइम होते हैं, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। तो ठीक है, लेकिन जो बच्चों के अधिकार हैं, ये नहीं कि बच्चों के अधिकार हैं, उनको बताना भी तो है, उनको उन अधिकारों का संरक्षण, उसके लिए स्पेशल कोर्ट वगैरह, इन सब की बात आपका ये करता है। इसका एम यही है, बच्चों से रिलेटेड। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है? UNCRC, ये है आपका संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन हुआ था, UNCRC। अब इंडिया इस पर एग्री हुआ था 1992 में। अब ये जो है आपका 1990 में प्रभाव में आया था। एक इंटरनेशनल रूप से है ये,
सभी मानते हैं इसको। और ये बात किसकी करता है? बच्चों के अधिकारों की बात करता है। अब बच्चों के अधिकार में जैसे कि बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड अधिकार है, या फिर उनका पैसों से रिलेटेड है, या फिर उनका पॉलिटिकल व्यू है, या फिर सोशल है, जितने भी अधिकार हैं, जितना भी ऑल राउंड एस्पेक्ट जो है उस पर इन्होंने फोकस किया है। अब यहाँ पर भारत ने प्रभाव में तो ये 1990 में आ गया था, लेकिन भारत इस पर एग्री कब हुआ था? 1992 में। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग, यूएनसीआरसी के अकॉर्डिंग, जो बच्चा है वो इन्होंने क्या कंसीडर किया है? इन्होंने बच्चे को 18 साल से कम का कंसीडर किया है। 18 साल से नीचे के जो 18 साल से नीचे के जितने भी व्यक्ति हैं उनको यहाँ पे बच्चा कंसीडर किया है। अब पोक्सो की बात करें तो पोक्सो में भी 18 से बिलो के बच्चों को यहाँ पे कंसीडर किया है। अगर चाइल्ड लेबर की बात करें तो वहाँ पर 14 साल है ना, 14 साल से कम के बच्चों को यहाँ पे कंसीडर किया है। अब 14 से 18 में चाइल्ड लेबर में ही क्या है, उन पे कोई जोखिम भरा काम वहाँ पे नहीं कराना है, यही बात करते हैं मतलब। ठीक है। तो यहाँ पर 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर नागरिक अधिकार मिलने चाहिए। बोलने का उनको अधिकार, अपनी बात रखने का उनको अधिकार है, कोई भी धर्म अपनाए, किसी भी जाति में रहे, जो भी अधिकार है उन सब की ये बात करता है। अब इसमें बच्चों से रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी हम अभी बात करके आए हैं। जो अपना 15(3) है, 21(a) है, 23 और 24 है, ये बच्चों से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं याद होते तो घोल के पी जाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर इसमें बात करें, इसमें है क्या नेशनल चार्टर में जितने भी आपके एक्ट हैं, जो भी आपने पढ़े हैं, इसमें जो आपके सिलेबस में मेंशन है, वो सभी इसके अंदर यहाँ पे कवर हो जाएंगे, क्योंकि वो सभी बच्चों से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें अपना 53, 21 वही 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, 23 आपका वही बात करेगा कि बच्चों की तस्करी वगैरह नहीं करनी है, 24 बात करता है कि जोखिम भरा काम नहीं कराना 14 साल से कम के बच्चों को। उसके बाद है आपका ये आपके कुछ निर्देशात्मक सिद्धांत भी दिए गए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आपकी 51A ड्यूटीज़ बताई गई है, कितनी है टोटल? 11 हैं। इसमें जो 51A में बात करता है, पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो 6 से 14 साल तक के अपने बच्चों को पढ़ाए। ये ड्यूटी किसकी है? पेरेंट्स की है। अब यहाँ पर अगर मैं 45 की बात करूँ तो 45 आपकी ECCE की बात करता है। ECCE की बात करता है, यहाँ पे आपकी जो अर्ली एजुकेशन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख जो है, अर्ली एजुकेशन केयर, इसकी बात करता है। ये फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगर हिंदी में बात करो तो हिंदी में क्या हो जाएगी? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा के लिए प्रावधान 45 में है। अब मुझे नहीं लगता आपको इतना एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है इसमें। अब चाइल्ड मोर्टेलिटी को देख लेते हैं एक बार। तो एक होती है आपकी चाइल्ड मोर्टेलिटी, एक होती है आपकी मैटरनल मोर्टेलिटी, दो होते हैं। ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी कवर करा गया है 0 से 5 साल के दौरान किसी बच्चे की यहाँ पे डेथ हो जाती है तो वो चाइल्ड मोर्टेलिटी के अंदर कवर होता है। एक होता है मैटरनल मोर्टेलिटी, इसमें क्या होगा? प्रॉपर WHO ने डेफिनेशन दी है इसकी। तो WHO ने कहा है कि मैटरनल मोर्टेलिटी होती है जब प्रेगनेंसी ख़त्म होने के 42 या फिर 1 महीना पहले किसी मदर की डेथ हो जाती है तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी के अंदर यहाँ पे कवर करा जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी की तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? तो बिल्कुल असम में होती है। कहाँ पर होती है? असम में होती है। अगर सबसे कम बात करें तो सबसे कम कहाँ पे होती है? सबसे कम केरल में होती है, और केरल में पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, मतलब कि जेंडर रेशियो। केरल और असम याद करना है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाला याद करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट वीक में अगर किसी बच्चे की डेथ होती है तो उसको प्रीनेटल डेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रीनेटल डेथ बोलेंगे। अगर 1 मंथ में किसी बेबी की डेथ होती है तो उसको क्या बोलेंगे? नियोनेटल डेथ बोलेंगे।
अगर यहाँ पे 1 ईयर में किसी बेबी की डेथ होती है तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फेंट मोर्टालिटी, ठीक है। चाइल्ड का आपको पता ही है 5 साल के अंदर किसी बच्चे की यहाँ पे डेथ होती है तो उसको चाइल्ड मोर्टालिटी के अंदर कवर करेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। अगर हम बात करें निकालते कैसे हैं तो निकालेंगे कैसे, जैसे कि तो जितने बच्चों का जन्म हुआ है, जैसे कि हमने प्रीनेटल का निकालना है, तो प्रीनेटल का कितने बच्चों का जन्म हुआ है इस टाइम पीरियड में, टोटल कितने जन्म हुए हैं, पहले सप्ताह में हुए कितने हैं, जैसे कि लास्ट में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जन्मों की कुल संख्या कितनी थी, ऊपर एक मिनट, ऊपर यहाँ पे डेथ कितनी हुई है प्रीनेटल, टोटल बेबी कितने हुए प्रीनेटल, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो ऐसा निकालते हैं सभी का। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो है कि कॉज क्या होती हैं, चाइल्ड मोर्टालिटी के कॉज क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। बेसिक बताओ क्या कॉज होते हैं। तो यहाँ पर अपने अपने बताओ क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पे मलेरिया हो जाता है, वो भी कॉज है एक। अगर बात करें जो प्री मैच्योर बेबी कॉम्प्लिकेशन, प्री मैच्योर बेबी होता है उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे भी क्या होता है, उससे भी डेथ हो जाती है ना, चाइल्ड मोर्टालिटी, ठीक है। माल न्यूट्रिशन ये भी एक मेन कॉज है। क्या है, मेन कॉज है चाइल्ड डेथ का, चाइल्ड मोर्टालिटी का, ठीक है। डायरिया हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, बहुत से ऐसे कॉज हैं जिससे क्या होता है, चाइल्ड मोर्टालिटी का रेट काफ़ी हाई होता है। तो इसको कम करने के लिए बहुत से इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे चाइल्ड मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, ये बात हमारी कहाँ पर की गई है, ये बात MDG SDG में भी करी गई है। किसमें, MDG में बात की गई है। MDG का मतलब क्या होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसमें गोल है टोटल 8, जिसमें अगर बात करें टारगेट कितने 21 है, इतना नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 8 गोल में सबसे पहला जो गोल है MDG का, देखो वो टारगेट जो था ना वो था आपका 2000 से 2015 तक अचीव करना था, ये था MDG। उसके बाद SDG आया था। अब MDG में जो पहला गोल था वो था आपको गरीबी व भुखमरी को ख़त्म करना था, पॉवर्टी एंड हंगर, पहला गोल यही था, गरीबी और भुखमरी वाला। दूसरा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको यूनिवर्सलाइज करना है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हमने अचीव करनी है। अगर मैं थर्ड गोल की बात करूं तो थर्ड जो था, थर्ड गोल क्या था अपना, जेंडर इक्वालिटी, एम्पावर वुमेन, ठीक है। ये आपके काम का नहीं है, कोई नहीं। अब यहाँ पे MDG में जो 4th नंबर का गोल था वो था रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी, बात की गई है ना। अब आया समझ में क्यों मैं इस पर इतना फोकस कर रही थी, पहले इसलिए कर रही थी। तो यहाँ पे रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी की बात की गई है। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी कितना करना था, ये 2/3 करना था, टारगेट रखा गया था 2/3 का, 2/3 होता है 66.6, अचीव करना था ये चाइल्ड मोर्टालिटी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अपना जो गोल नंबर 5 था, गोल नंबर 5 में कहा गया था कि जो मैटरनल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है। एक तो चाइल्ड मोर्टालिटी उस टाइम ज़्यादा हो रही है तो उसको हमने रिड्यूस करना है, एक हमने मैटरनल जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि मैटरनल मोर्टालिटी भी तो हो रही है, उसको भी इम्प्रूव करने की बात कहाँ पे की गई है, 5 नंबर गोल में बात की गई है। 4 में चाइल्ड मोर्टालिटी, उसके बाद जो मैटरनल मोर्टालिटी है उसको इम्प्रूव करना था, इसकी बात की गई है। और इसमें टारगेट रखा गया था 3/4 का, मतलब कि 75 तक हमने इस पर काम करना है, ये बात यहाँ पे की गई थी। उसके बाद और गोल आपके काम के नहीं है। फिर आता है आपका SDG। SDG में जो टारगेट रखा गया था वो 2030 तक का। इसमें आपकी एक बात करी गई है गोल नंबर 4 में ही क्वालिटी एजुकेशन की, और 3 में बात करी गई थी आपका हेल्थी लाइफ, इंश्योर हेल्थी लाइफ, मतलब कि अच्छे से कैसे रहना है, इन सब की बात की गई है। चलो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं चाइल्ड मोर्टालिटी को यहाँ पे कम करने के लिए। पोषण अभियान है, एनीमिया मुक्त भारत है, फूड सिक्योरिटी है, PMMVY है, MCTS है, SKY है। ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं चाइल्ड मोर्टालिटी को यहाँ पे कम करने के लिए। अगर पोषण अभियान की बात करें तो पोषण अभियान भी आपकी एक गवर्नमेंट की ही स्कीम है जो 2018 में आई। अब यहाँ पर इसका एम क्या था, इसका एम था
क्या एम था इसका कि माल न्यूट्रिशन जो है, माल न्यूट्रिशन उसको हमने क्या करना है, उसको हमने कम करना है। ये इसका एम यही था, माल न्यूट्रिशन वाला। अब यहाँ पे कुपोषण फ्री इंडिया करना है, टारगेट रखा गया था 2022 तक। 2022 तक हमने क्या करना है, कुपोषण फ्री इंडिया करना है। ये बात पोषण अभियान में कही गई है, ठीक है। अब आपको पता है चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है किसकी, कुपोषण की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से भी। अब जो भी हमारे कॉज हैं उसको हम इम्प्रूव कर देंगे, उसको इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी ना हो, उसको रिड्यूस करा जाए बहुत हद तक। उसके बाद आती है एनीमिया मुक्त भारत। क्या है एनीमिया मुक्त भारत? अब ये भी इसमें क्या होता है, देखा होगा आपने स्कूल में, आंगनवाड़ी में क्या गोलियां दी जाती है किसकी, आयरन की। तो यही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि इन्होंने बेसिकली टारगेट ग्रुप में रखा है, आपके बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए है, उसके साथ ही एडोलेसेंट जो लड़के लड़कियां उनके लिए है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए भी इन्होंने टारगेट रखा है, ठीक है। अगर मैं बच्चों के लिए बात करूँ तो बच्चों के लिए इन्होंने टारगेट रखा था कि जो 6 से बेसिकली 58 मंथ के बेबी हैं उनके लिए टारगेट रखा गया। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो हमने एनीमिया मुक्त क्या करना है, भारत यहाँ पे करना है। 2018 में स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। उसके साथ ही अगर बात करें फूड सिक्योरिटी, अच्छा भोजन देना है ना, जिससे माल न्यूट्रिशन कम हो। उसके बाद एक है आपकी PMMVY। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो स्कीम है बेसिकली ये स्कीम है आपकी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, उसको बेटर न्यूट्रिशन देने के लिए, उसको क्या करने के लिए, बेटर न्यूट्रिशन देने के लिए। इसी के लिए जो है 6,000 रुपये कहाँ पर आते हैं, बैंक अकाउंट में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कौन सी स्कीम है अपनी, MCTS स्कीम है, कौन सी MCTS है। अब ये है आपकी मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। क्या है, मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम इसका नाम है स्कीम का। इसमें आपका बेसिकली ये वेब बेस्ड है, जहाँ पर ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी, बच्चा कैसा है, हेल्थ कैसी है, मदर की हेल्थ कैसी है, तो उसको ट्रैक करने के लिए ये बनाया गया है। बेसिकली वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो उनके बच्चे हैं उनको। उसके बाद एक आपकी JSY जो है जननी सुरक्षा योजना है। क्या है जननी सुरक्षा योजना? इसके तहत क्या होगा, जो बच्चे का जन्म होगा वो हॉस्पिटल में होगा, कोई प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पर बेबी का बर्थ होगा। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में घरों में हो जाता था, है ना, दाई वगैरह। तो अब वो सिस्टम यहाँ पे इस योजना के तहत ख़त्म करा गया था, ताकि बच्चा जो है, अगर ऐसा होता है तो जन्म प्रमाण भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये जननी सुरक्षा योजना यहाँ पे स्टार्ट करी गई है। इससे क्या होगा, इससे एक तो जगह अच्छी होगी, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो कम होगा, खतरा कम होगा, और यहाँ पे माँ का दूध पिलाना, ये सब बात जो है जननी सुरक्षा योजना में कही गई है, ठीक है। तो आज के लिए बस हमारा इतना ही, फिर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो हमने कर लिए हैं। तो बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे आने वाली क्लासेस के लिए आप क्या कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, मुश्किल से अपने 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। और जो आपका सब्जेक्ट वीक है, जिस चीज़ में आपको लगता है ये नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे बताइए, मैं निमोनिक्स के थ्रू या फिर बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी कि आपको डिलीवर कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।